हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। होप सो आपने पिछले दो चैप्टर्स बेसिक मैथमेटिक्स एंड क्वाड्रेटिक क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। हो सकता है आप में से कईयों को उसमें से क्वेश्चन बन रहे होंगे, कईयों के नहीं बन रहे होंगे ना। तो उसमें क्या करना है, आपको जो क्वेश्चन नहीं बन रहे उस टॉपिक को फिर से पढ़ना है। ठीक, उसी के साथ आपको उस टॉपिक पर और क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ा देनी है। अभी हम शुरू करते हैं सीक्वेंस सीरीज, जो कि हमारा न्यू चैप्टर है। अब अगर हम सीक्वेंस सीरीज की बात करते हैं तो जब भी ऐसा देखा गया है कि जब जे एडवांस में जब कोई प्रॉब्लम आता है सीक्वेंस सीरीज से, तो वो जो प्रॉब्लम आता है बहुत ही अच्छे लेवल का प्रॉब्लम आता है। तो सीक्वेंस एंड सीरीज हमारा एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरे हमारी जेई जर्नी में। ठीक, वहीं पे अगर हम जेई मेंस की बात करें तो जेई मेंस का भी जो लेवल है वो धीरे धीरे एडवांस की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि पहले जो क्वेश्चन आते थे डायरेक्ट डायरेक्ट जो थे वो सॉल्विंग बेस पे थे। मतलब कि आपको आ रहा है, आप कम समय में उसे सॉल्व कर ले रहे तो आपका सिलेक्शन हो जाता था। बट अभी के टाइम में देखें तो जो क्वेश्चन आ रहा है वो थोड़ा मैनिपुलेटिव आ रहा है ना। आपने अगर कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं समझा है तो वो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। आपको फार्मूला याद है बट आप उस फार्मूले को उस क्वेश्चन में नहीं लगा पाएंगे। ठीक, तो अभी हम शुरू करते हैं अपना सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक, अब आज हम क्या करने वाले हैं। आज अभी आपको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का भी लेक्चर मिल गया होगा, लास्ट लेक्चर था, हमने वहां पर भी अच्छे से कवर किया था। ठीक, अभी हम बात करें तो आज हम केवल सीक्वेंस सीरीज का इंट्रो करेंगे। ठीक, इंट्रो में एपी क्या होता है, जीपी क्या होता है, एचपी क्या होता है, ये हमको कितने प्रोग्रेशन पढ़ने हैं, सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है, प्रोग्रेशन क्या होते हैं, nth टर्म क्या होता है, ये सभी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक, तो फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो सीक्वेंस क्या होता है ना, हमारे चैप्टर का नेम ही है सीक्वेंस। ठीक, ये सीक्वेंस है क्या, इसे हमें हम पढ़ते क्यों हैं, और सीक्वेंस का मतलब क्या है। ठीक, अगर यहाँ पे देखें तो सक्सेशन इज अ सक्सेशन ऑफ टर्म्स विच में बी एल्जेब्रिक, रियल और कॉम्प्लेक्स। मतलब कि किसी नंबर का सक्सेस मतलब कि एक के बाद एक, ठीक है, लगातार। ठीक, वो अब वो अल्जेब्रिक भी हो सकती है, रियल भी हो सकती है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। रिटेन वन आफ्टर वन मतलब कि एक के बाद एक को लिखा जाता है। सेपरेटेड बाय कॉमास मतलब कि कोई दो नंबर के बीच में उसे कामा से सेपरेट किया जाता है। ठीक है, इज कॉल्ड सीक्वेंस, इसे हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए एन, या तो इसे ए एन ऐसे लिखा जाएगा और इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो सीक्वेंस को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, या तो इसे ऐसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं और आप इसे ऐसा कुछ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब सीक्वेंस का मतलब क्या हुआ, जैसे एग्जांपल में हमने देखा कि जो सीक्वेंस ए एन है इसे हम चाहे ऐसे लिख दें और ए एन ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक, तो सीक्वेंस क्या होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी नंबर्स होंगे ये चाहे वो अल्जेब्रिक होंगे, रियल होंगे या कॉम्प्लेक्स होंगे। जैसे हमने माना ए एन मतलब क्या हुआ कि ए, ए टू, ए वन, ए टू, ए थ्री, मतलब इन सब का अगर हम एक साथ लिख दें इसे हम ए एन कर सकते हैं, और उनके बीच में इसे सेपरेट करने के लिए हम कामा लगा देते हैं। तो जैसे ये ए वन हुआ, ए टू हुआ, ए थ्री हुआ, ए फोर हुआ, अप टू सो वन, तो इसे हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर 2 3 5 7 11। अब ये क्या हुआ, एग्जाम्पल्स हो गए। अब चाहे इसकी बात कर ले चाहे इसकी बात कर ले, ये दोनों आपके क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। अब सीक्वेंस में क्या कोई डिफिनेट वैल्यू होने चाहिए बीच में, मतलब कि क्या उनके बीच में एक डिफिनेट डिफरेंस होना चाहिए, ऐसा कुछ इसमें नहीं कहा लिया जाता। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बस ध्यान में रखने वाली बात है उसे हम कॉमा से सेपरेट करेंगे। जैसे ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई अप टू सो वन, क्या ये सीक्वेंस है, हाँ ये एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है, इसे भी हम ए एन कह सकते हैं। ठीक है, ये क्या होगा आपका सीक्वेंस हो गया। ठीक, इसी के साथ अगर हम प्रोग्रेशन की बात कर लें तो फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, सीक्वेंस। सीक्वेंस समझ में आया होगा, किसी भी नंबर को लगातार अगर हम लिखें उसे हम कॉमा से सेपरेट कर दे उसे हम सीक्वेंस कहते हैं, जिसे हम ए एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब वहीं पे अगर हम प्रोग्रेशन की बात कर ले तो प्रोग्रेशन सीक्वेंस ही है बट वो एक स्पेशल केस है। ठीक, अब स्पेशल केस का क्या मतलब हुआ, जैसे हमने क्या किया, ये प्रोग्रेशन का मतलब क्या हुआ, जैसे देखो ये मान लीजिए कि आपका ये पूरा इतना सीक्वेंस है। ठीक,
दिस इज आवर सीक्वेंस। अगर ये आपका सीक्वेंस है तो ये इतना सा जो अंदर होगा ये आपका प्रोग्रेशन होगा। ठीक है, अगर कोई पूछे क्या सभी सीक्वेंस प्रोग्रेशन होते हैं, अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछा कि क्या सभी सीक्वेंस जो होते हैं वो प्रोग्रेशन होते हैं, ये ट्रू और फॉल्स, क्या सभी प्रोग्रेशन सीक्वेंस होते हैं, ये तो आपको बताने हैं। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। ठीक, तो क्या सभी सीक्वेंस जो है वो प्रोग्रेशन होते हैं। अब उसे समझने के लिए हम ये पहले प्रोग्रेशन समझ लेते हैं कि ये प्रोग्रेशन है क्या। जैसे कहा गया है कि ये स्पेशल केस है सीक्वेंस का, मतलब कि सभी प्रोग्रेशन जो है वो सीक्वेंस तो होंगे। ठीक, क्योंकि ये स्पेशल केस है किसका, सीक्वेंस का। इन विच द टर्म्स प्रोग्रेस अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिफिनिट रूल। कहा गया है कि इसमें जो टर्म्स आते हैं, जैसे यहाँ पे देखा हमने जो टर्म्स आए 2 3 4 5 6 7, इसमें कोई एक डिफिनिट पैटर्न नहीं था। बट अगर हम यहाँ पे देखें तो अब यहाँ पे एक डिफिनिट टर्म आ जाएगा। जैसे ये कोई सीक्वेंस है बट ये इसके अकॉर्डिंग चल रहा है, ये इसका डेफिनेट टर्म है। इसे हम आगे लिख सकते हैं कि इसके आगे कुछ ना कुछ होगा। जैसे यहाँ पे 1 रखने पे ये तो 0 बन जाएगा, 2 रखने पे ये कितना हो गया 7, 3 रखने पे ये कितना हो गया 27। ठीक है, 4 रखने पे क्या हो जाएगा 4 का क्यूब 64 -1 दैट्स इक्वल टू 63 हो जाएगा। इसी तरीके से हम इसे आगे बढ़ा के चलेंगे। यहाँ पे हमने देखा कि एक ये डिफिनिट रूल लग रहा है इसे आगे बढ़ाने में, और ये हमारा क्या है, प्रोग्रेशन है। प्रोग्रेशन का मतलब क्या हुआ कि हम कोई रूल के हिसाब से उस सीक्वेंस को लिखेंगे। जैसे यहाँ पे हमने देखा n³ -1 क्या है, हमारा एक डिफिनिट रूल है, इसके हिसाब से हमने ये सीक्वेंस लिखा और इसी सीक्वेंस को हम स्पेशल केस मान के प्रोग्रेशन मानते हैं। तो प्रोग्रेशन क्या होता है कि एक स्पेशल केस है सीक्वेंस का ही, बस इसमें डिफरेंट रूल लगता है सीक्वेंस को लिखने में। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे n³ -1 लिया तो ये आया। ठीक है, दूसरा एग्जांपल बात करें तो n/n² -1, ये क्या है, रूल है। इसमें अगर हम n की वैल्यू, हमने क्या किया, n की वैल्यू 1 रखा, 1 रखने से क्या हो जाएगा, ये 1/1 का स्क्वायर 1 + 1 दैट्स इक्वल टू 1/2। 2 रखने पे 2/5, 3 रखने पे 3/10, 4 रखने पे 4/17, 5 रखने पे कितना आया 5/26। इसी तरीके से अगर हम n = 6 रख दे तो ये कितना आ जाएगा 6/37 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम 7 रख दें, यहाँ पे n = 7 रख दे तो ये कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। ठीक, 8 रख दे तो कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। इसका मतलब कि एक डेफिनेट रूल के हिसाब से हमने सीक्वेंस को लिखा और इसी को हम कहते हैं प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन भी समझ में आया होगा। सीक्वेंस में क्या है, कोई डिफरेंट रूल नहीं था, किसी भी तरीके से हम नंबर को लिख सकते थे। जैसे यहाँ पे देखो -1 1 -1 1, क्या इसमें कोई रूल लग रहा है, नहीं लग रहा है। ठीक है, ये केवल नंबर्स को एक ऑर्डर में लिखा गया है और उसे कामा से सेपरेट कर दिया गया है। ठीक है, वहीं पे अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो प्रोग्रेशन की बात करें तो प्रोग्रेशन में एक रूल के हिसाब से हमने सीक्वेंस को लिखा। ठीक, अब हमारा जो क्वेश्चन था क्या सभी सीक्वेंस जो है वो प्रोग्रेशन है, तो ये आपका गलत हो गया। बट क्या प्रोग्रेस सभी प्रोग्रेशन सीक्वेंस है, तो ये आपका सही हो गया। ठीक है, अब ये सही हुआ, ये गलत क्यों हुआ, देखो हमने यहाँ पे देखा कि एक सीक्वेंस फॉलो कर रहा है जिसमें +1 ऐड कर रहे हैं हम लोग। ठीक, ये क्या है n+1 वाला केस, मान लिया कि ये एक सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, प्रोग्रेशन है। ठीक, अब n = 1 रखने पे 2 आया। ठीक, 2 रखने पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 रखने पे क्या आ जाएगा 3 रखने पे 4 आना है। ठीक, फिर 5 आना है। बट यहाँ पे हमने देखा 2 आया, 3 आया, फिर 5 डायरेक्ट आ गया। ठीक है, 6 तो आया नहीं, तो यहाँ पे वो प्रोग्रेशन फॉलो तो नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी देख लो -1 है, फिर 1 है, -1 है, 1 है, मतलब कोई सा भी पैटर्न यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है। तो इसे हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं और उसे हम प्रोग्रेशन कहते हैं। तो आपको केवल इतना याद रखना है कि ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट जो होगा किसी नंबर का, उसे अगर हम कॉमा से सेपरेट कर देंगे तो वो सीक्वेंस कहलाता है। और किसी डिफिनिट रूल में स्पेशल केस ही सीक्वेंस का, उसे हम प्रोग्रेशन कहते हैं। तो दोनों समझ में आया होगा। ठीक, अब कॉमन प्रोग्रेशंस की बात कर लेते हैं। ठीक, तो अभी तक
क्लास फिफ्थ सिक्स से ही आपको पढ़ना शुरू हो गया आप लोग पढ़ना शुरू कर दिए होंगे। ये एपी, एपी अभी जस्ट क्लास 10th में भी पढ़ के होंगे, फोर्थ या फिफ्थ चैप्टर है आपका, ठीक। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या हुआ, ठीक। या अभी हम इसको थोड़ा बाइफरकेट करके चलते हैं ना, अलग अलग इसको समझेंगे बाद में। ये एपी हुआ, ठीक। दूसरा क्या है, जीपी है, ठीक। तीसरा क्या है, एचपी है, ठीक। अब एचपी जीपी मतलब क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। एचपी मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एजीपी मतलब अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और ये मिसलेनियस मतलब कि सब मिला के। अब आपके सिलेबस की बात करें तो जेईई मेंस के सिलेबस में एचपी ही नहीं दिया गया है, ठीक। बट क्वेश्चंस जो आते हैं वो इससे मिक्स करके आ जाते हैं, जिससे हमें एचपी की नॉलेज तो होनी रहती है, ठीक। इसका मतलब कि अगर हम एचपी को छोड़ के जाएं तो हमारा क्वेश्चन अटक सकता है, इसीलिए हम एचपी भी कवर करेंगे जितना हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक। एजीपी की बात करेंगे, फिर जाके मिसलेनियस की बात करेंगे। मिसलेनियस मतलब इन तीनों को मिला, चारों को मिला के, ठीक। अब अगर हम बात करें तो हमने 3 पॉइंट जो भी पढ़ा उसे आपको क्लियर भी हो गया होगा। पहला सीक्वेंस, दूसरा प्रोग्रेशन, तीसरा कॉमन प्रोग्रेशन, मतलब हमें कौन कौन से पढ़ने हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ना है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन पढ़ना है, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ना है, और मिसलेनियस पढ़ना है। अब अगर हम बात करें, हम करने जा रहे हैं क्या, सीरीज करने जा रहे हैं, ठीक। अब सीरीज क्या होता है, देखो जितने भी सीक्वेंस आए या प्रोग्रेशन आए उसे अगर हम जोड़ दें तो हमारा क्या हो जाता है, सीरीज हो जाता है। इफ बी एड, यहाँ पे कहा गया है इफ बी एड ऑल द टर्म्स ऑफ सीक्वेंस देन इट इज कॉल्ड एज सीरीज। तो मतलब कि सीक्वेंस का जो भी टर्म मिला था, जैसे ये सीक्वेंस है, अगर हम इसे बीच में ऐड का सिंबल लगा दे, ठीक, बीच में ऐड का सिंबल लगा दे तो ये सीक्वेंस क्या बन जाएगा, सीरीज बन जाएगा। तो चैप्टर का नेम हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज था। सीक्वेंस आपको समझ में आया और यहां से आपको सीरीज भी समझ में आ गया होगा। देखो ये क्या था, सीक्वेंस था, ठीक है। सीक्वेंस अगर हम इसका किसका सीक्वेंस लिख दो, सीक्वेंस क्या है, 2,3,5, 7 और 11 अप टू 1। अब इसी के बीच में अगर हम एडिशन लगा दें, सम कर दें सभी का, तो वो क्या हो जाता है, सीरीज हो जाता है। जैसे दूसरा कोई सीक्वेंस था हमारा 0, 7 और 26, ये सभी हमने पीछे लिखे थे एग्जाम्पल्स, ठीक है। अगर इन तीनों को सम कर देंगे तो ये सीरीज बन जाएगा। वही इसी तरीके से अगर हम इसकी बात कर लें, ये प्रोग्रेशन की, तो ये क्या था, 1/2, 2/5, 3/10, 7/13, 5/26, 6/37। तो इस तरीके से जो भी हमें मिले थे प्रोग्रेशन, उसे इसके बीच में अगर हम एडिशन का साइन लगा दे तो वो क्या बन जाता था, हमारा सीरीज बन जाता है, ठीक। अब इसकी बात अगर हम करें तो क्या ये भी सीरीज है, यहाँ पे तो माइनस हो गया, क्या सीरीज में माइनस भी हो सकता है, माइनस नहीं हो सकता, आपके सीक्वेंस में माइनस हो सकता है। जैसे जो सीक्वेंस दिया गया होगा वो कुछ ऐसा दिया होगा, 1-3, 9-27, ऐसे अप टू 1। तो हमें अगर इसे सीरीज बनाना है तो सम हम यहाँ पर प्लस कर देंगे, यहाँ पर भी वही किया गया है। सीरीज में माइनस नहीं किया जाता है, एडिशन किया जाता है, मतलब कि जितने भी आएंगे उसे हम सम कर देंगे उसका, ठीक। अब हम बात करते हैं गोल्डन पॉइंट की। अब गोल्डन पॉइंट हमारा क्या कहता है, ये पूरे चैप्टर में आपको कहीं ना कहीं यूज इसका मिलता ही रहेगा। अब ये चाहे सीक्वेंस एंड सीरीज हो या आगे के चैप्टर्स में भी इसका काम लगना है, ठीक। अब हम बात करें किसकी, गोल्डन पॉइंट की, ठीक। अब गोल्डन पॉइंट का मतलब क्या हुआ, देखो टी एन डिनोट्स nth टर्म ऑफ एन इक्वेशन। टी एन जो है वो किसी nth टर्म को रिप्रेजेंट करता है। एस एन जो है वो डिनोट करता है समीशन ऑफ एन टर्म्स ऑफ एनी सीरीज। ये इसका मतलब क्या है, जैसे देखो टी एन का मतलब क्या हुआ कि मतलब एक टर्म, दूसरा का टर्म, तीसरा का टर्म, चौथा, पांचवा अप टू सो ऑन, जितने भी टर्म्स हैं इन सबको जोड़ दोगे तो वो टी एन हो जाएगा, ठीक है। ये सीक्वेंस टीएन सीक्वेंस शो कर रहा था, ठीक है। ऐसा क्या कर रहा था, मतलब जो सीक्वेंस हमने अभी दिखा T1, T2, T3, T4, इसको अगर हम ऐड करते तो वो हमारा क्या हो जाता था, एसन हो जाता है। जैसे यहाँ पे Tn लिखा गया है, T1, T2, T3, T4
अब टू कहां तक जाएगा, टी एन माइनस वन प्लस टी एन, ठीक है। टी एन माइनस वन क्यों लिखा गया, जैसे हमने 1 to 100 लिखा, कोई काउंटिंग लिखा 1 2 3 4 अप टू कहां तक लिखा, 100 तक लिखा, ठीक। अब ये जो है यहाँ पे क्या आएगा, अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो यहाँ पे क्या आएगा, 90 आएगा, 99 आएगा, ठीक है। अगर ये टी 100 है तो यहाँ पे टी क्या आएगा, 100 - 1 आएगा ना, टी 100 - 1 आएगा, ठीक। अगर हम इसे T1 माने और इसे T2 माने, इसी तरीके से यहाँ पे इसे क्या मान ले, T100 मान लिए, तो ये T90 लिखने के क्या करना पड़ेगा, T100 - 1 कर देंगे एक, ठीक है, एक पीछे जाना है तो एक माइनस कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, T99 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे हमने लिखा T1 T2 T3 अब टू Tn - 1 प्लस Tn। अब अगर हम इनका सम कर ले, ठीक, इनका सम कर ले जिसे हम Sn - 1 कहेंगे, और अगर हम पूरे का सम कर ले उसे हम Sn कहेंगे। मतलब Sn क्या हुआ कि जितने भी सीक्वेंस हमारे सीक्वेंस के टर्म्स थे उनको अगर हम ऐड कर लें तो उसे हम Sn कहते हैं, ठीक। यहां से एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है, फॉर एनी सीरीज Sn - 1 इज इक्वल टू Tn। देखो Sn - 1 कितना था आपका, ये इतना, यहां से लेकर के यहां तक, ठीक। और Tn कहां कहां से था, यहां से लेकर के यहां तक था। अगर हम इन दोनों को क्या करते, सब्ट्रैक्ट करते, Sn में से इसको घटा दे, ठीक। Sn क्या है, देखो हियर Sn इक्वल टू क्या था आपका, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 अप टू Tn - 1 प्लस Tn था, ठीक। वहीं पे Sn - 1 Sn - 1, ठीक है। तो ये क्या है, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 अप टू कहां तक, T प्लस Tn - 1, ठीक। अब इनका क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट जैसे करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Sn - 1, ये कट जाएगा, सब सब्ट्रैक्ट का साइन बन जाएगा, ठीक है। ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो केवल और केवल बचेगा Tn। तो Sn - 1 इज इक्वल टू आपको Tn मिल गया है। और ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको याद रखनी है, ठीक। तो Sn - 1 इज इक्वल टू Tn होता है, ठीक। अब हम बात करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऐसा प्रोग्रेशन है जो आप लोग क्लास 8 में, 9th में, 10th में सब में पढ़ते आ रहे हैं, और आपको आइडिया भी होगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, एपी कहते हैं, वो होता क्या है, ठीक। तो अगर हम एपी की बात करें, एपी की बात करें तो एपी है क्या, इफ ईच एंड एवरी टर्म्स एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म बियर्स द कांस्टेंट डिफरेंस। मतलब कि कोई एग्जांपल आपसे कोई पूछा कि 1 2 3 4 5 है, इसके बीच में फर्स्ट टर्म को छोड़ करके कोई एक कॉमन डिफरेंस जब आएगा उसे हम एपी कहते थे। कांस्टेंट डिफरेंस विद इट्स इमीडिएटली प्रोसीडिंग टर्म्स देन द सीक्वेंस इज कॉल्ड एपी। ऐसे सीक्वेंस को हम एपी कहते थे। डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट, जिसे हम कॉमन डिफरेंस कहते थे, कॉमन डिफरेंस कहते थे या डी कहते थे, ठीक है। आपको याद भी होगा, जैसे हमने कोई एपी लिया, ए पी, एपी मतलब क्या हुआ, जैसे हमने एक टर्म लिया ए, दूसरा का टर्म ए प्लस डी, ये एपी का बेसिक टर्म है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक। ए, ए प्लस डी, कॉमा ए प्लस 2D, कॉमा ए प्लस 3D अप टू सो ऑन। ये क्या था आपका बेसिक टर्म ऑफ एपी, ठीक। अब अगर हम यहां से देखें, यहां से देखें तो हमने एपी की बात कर रहे हैं ना, तो एपी में क्या हुआ, जैसे सबमिशन की अगर हम बात करें, अगर अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, ठीक, थोड़ा इससे हटके,
हमने कहा कि समीशन आपको करना है 1 2 3 अप टू 100 तक, मतलब कि इन 1 to 100 काउंटिंग नंबर्स का आपको सम करना है। सम मतलब 1 + 2 2 + 3 जो भी आएगा इसका सम करते चला जाना है। ठीक है, आपको सम करना मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे करके 100 तक जाना है। ठीक, ये समझ में आया। क्वेश्चन क्या है कि हमें 1 to 100 सम करना है, तो आप इसे किस तरीके से सम करोगे। ठीक, अब आप में से कईयों को इसका फार्मूला पता होगा कि हम इसे किस तरीके से सम करते हैं। ठीक, आप में से कईयों को नहीं पता होगा, वो नंबर पे जोड़ लेंगे 1 और 2 3 मतलब 3, फिर 3 जोड़ लोगे 3 3 6, फिर 4 जोड़ना है 10, ऐसे करते जाओगे 100 तक पहुंच जाओगे। ठीक है, लेकिन उसे करने में आपको 1 2 घंटे से ज्यादा लगेंगे। ठीक, लगभग बहुत ज्यादा फास्ट कैलकुलेशन है तो आधे घंटे तो लगने ही है, बहुत ज्यादा फास्ट है 20 मिनट तो लगने हैं, उससे भी ज्यादा फास्ट है 10 मिनट तो लगेगा ना। तो वही यहाँ पे पूछा जा रहा है कि समीशन अगर 1 से 100 तक निकालना है तो आप वो किस तरीके से करेंगे। पहले ने क्या किया, काउंटिंग से कर लिया। दूसरे ने क्या किया, उसने थोड़ा सा दिमाग लगाया। उसने क्या किया, पहले 1 से 100 तक तो वो ऐसा सोचा कि अगर यहाँ से हमको ये ऐड करना है, अगर इसे हम एक बार सीधे लिख के एक बार उल्टा लिख दें। ठीक, एक बार यस इक्वल टू उल्टा लिख दें 100। ठीक है, 100 फिर 99 फिर 98 अप टू 1 आ जाए। ठीक, अगर हम इसका सम करें, इसका सम करें तो हमें क्या मिल जा रहा है इधर 101। इन दोनों का सम करें 101, इनका सम करें 101, यहां तक जाएंगे तो 101 ही आ रहा है। इसका मतलब कि जब भी हमने इसका सम किया तो ये 101 आया है शुरू से लेकर के अंत तक। तो इसे हम लिख क्या सकते हैं 101, इसका हमने सम किया है तो ये 2s हो गया। 2s इक्वल टू दिस 101 101 अप टू कितनी बार 100 बार। तो अगर हम उसे 100 ऐड करना है तो उसे हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, और इस 2 को अगर हम इधर लेके चले आए तो ये क्या बन जाएगा 101 इंटू 100 इंटू 2, तो ये आपकी s की वैल्यू हो गई। ऐसा मतलब कि 1 to 100 का सम अगर हम निकालेंगे तो वो इतना आएगा। ठीक, तो ये से कट कर दोगे तो 5 1 5 0 5, ये आना है। कैलकुलेशन एक बार चेक कर सकते हैं आप लोग। ठीक, तो फार्मूले में हमने देखा कि सीक्वेंस जो हमारा दिया गया था उसे एक बार हमने सीधा लिखा फिर उल्टा लिखा, उन दोनों को जोड़ा तो एक कांस्टेंट टर्म आया जा रहा था जो कि 101 था, और इसे हम जितनी बार आया उसे हम 100 से मल्टीप्लाई करा दिया, 100 टाइम्स आया था और उसे 2 से डिवाइड कर दिए तो हमें ये वैल्यू मिल गई। हमने काउंटिंग नहीं करी। इसी तरीके से अगर हम एपी की बात करें, एपी की बात करें तो अगर हम टीएन पूछे, टीएन मतलब कि जितने भी टर्म्स थे, ठीक, टीएन इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे ए प्लस एन माइनस वन, ये तो पता ही होगा ना क्लास 10 से, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता था। ठीक, अब इसमें भी केसेस चलते हैं। फर्स्ट केस इफ, इसमें भी केसेस चलते हैं। ठीक है, पहला हमने माना इफ, फर्स्ट केस डी की जो वैल्यू है, डी मतलब ये कॉमन डिफरेंस, ठीक, डी इज ग्रेटर देन 0। तो इस कंडीशन में हमें जो एपी की वैल्यू मिली वो क्या मिली, इंक्रीजिंग एपी मिली। ठीक, इंक्रीजिंग एपी मिला। सेकंड कंडीशन, जब डी की वैल्यू इक्वल टू 0 मिला तो इस कंडीशन में हमें कांस्टेंट एपी मिला। ठीक, कांस्टेंट एपी मिला। थर्ड केस में हमने देखा जब डी की वैल्यू क्या मिली, लेस देन 0, इस कंडीशन में हमें डिक्रीजिंग डीपी मिला, डिक्रीजिंग एपी। ठीक, तो तीन केसेस हमें जो पता चले हैं, जो डी इज ग्रेटर देन 0, डी इज इक्वल टू 0 और डी इज स्मॉलर देन 0, तीनों केसेस में हमें ये समझा कि इस कंडीशन में जब डी की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो वो एक इंक्रीजिंग जीपी होगी,
डी की वैल्यू अगर 0 के बराबर है तो वो कांस्टेंट एपी होगी, और डी की वैल्यू अगर 0 से छोटी है तो वो डिक्रीजिंग जीपी होगी। ठीक, अब अगर हम इसमें इसी में एसएन लगाना चाहें, एसएन मतलब सम ऑफ nth टर्म तक जितना भी है, एसएन एसएन की बात करें तो वो क्या होगा, ए प्लस ए प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस ए प्लस 3d, ऐसे करते करते ए nth तक, ए nth तक जाएंगे। ठीक, तो एसएन क्या होगा, ए प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस ए प्लस 3d, अप टू कहां तक जाएंगे, ए प्लस एन माइनस वन डी तक जाएंगे। ठीक, ए प्लस एन माइनस वन तक जाएंगे। वही दूसरा एसन, अब ये क्या कर रहे हैं हम लोग, एक फार्मूला बना रहे हैं। जिस तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया था, इन दोनों को सम करके उल्टे, एक बार सीधा लिख दिया, एक बार उल्टा लिख दिया, इन दोनों को सम कर दिया, उसे हम जितनी टाइम्स आया था उससे मल्टीप्लाई करा दिए, और उसे हम 2 से, क्योंकि यहाँ पे 2s आया था तो यहाँ से 2 से डिवाइड करा दिए। ठीक, वही यहाँ पे कर रहे हैं। एक बार हमने इसे सीधा लिख लिया, इसे एपी को। ठीक, वही एक बार इसे उल्टा लिख लिया, उल्टा लिखने का मतलब क्या हुआ, ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, प्लस फिर इधर क्या आएगा, ए प्लस एन माइनस 2d प्लस फिर इधर क्या आएगा, इसी इस तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, ए प्लस एन माइनस 3d, ए प्लस एन माइनस 3d। ठीक है, अब टू ऐसे प्लस करते के जाएंगे, लास्ट में हमें क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। अब देखो, जैसे ही हम इनका सम करेंगे, ठीक, इनका सम करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम इनमें सम किसका लेंगे, देखो पहले बात है हम सम में इनमें इन दोनों का लेंगे, इन दोनों की लेंगे। यहाँ पे देखो फर्स्ट और लास्ट का हमने सम लिया था, 100 बनाया था, यहाँ पर भी फर्स्ट और लास्ट का लिया, फिर ये आपका फर्स्ट सेकंड हुआ, और लास्ट सेकंड ये हुआ, ये वाला टर्म। ठीक है, फिर थर्ड टर्म शुरू से तो ये हुआ, और लास्ट से थर्ड टर्म ये हुआ। ठीक, उसके बाद लास्ट वाला टर्म लास्ट के साथ आएगा। इस तरीके से आप सम करते जाएंगे तो आपको एक टर्म मिलेगी। अब देखो यहाँ पे जब सम करेंगे, यहाँ पे जब सम करेंगे तो यहाँ पे हम देखो टर्म क्या मिल रही है, यहाँ पे जो टर्म मिलेगी वो टू एस एन, तो यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट टर्म, फर्स्ट और लास्ट टर्म मतलब ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, ए प्लस ए प्लस एन माइनस वन डी, दूसरा सब दूसरा वाला, और लास्ट से दूसरा वाला मतलब ए प्लस डी प्लस ए प्लस एन माइनस टू डी, ए प्लस एन माइनस टू डी। ठीक है, इसी के बाद तीसरा वाला क्या था, ए प्लस टू डी, और इसमें लास्ट से तीसरा वाला क्या था, ए प्लस एन माइनस थ्री डी। ठीक है, अब तो कहाँ तक जाएगा ये, प्लस ए एन माइनस वन ए प्लस एन माइनस वन डी होगा। ठीक है, तो प्लस ए हो जाता था। ठीक है, लास्ट और फर्स्ट लास्ट। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट। अब इन सब का अगर सम करोगे, टू एस एन इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इधर ए, ए और ए मतलब टू ए प्लस एन माइनस वन डी, प्लस यहाँ पर भी टू ए प्लस ये बन जाएगा एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, प्लस ये क्या बन जाएगा, ये भी टू ए प्लस एन माइनस वन डी।
अब टू यहां तक जब भी जाओगे यहाँ पर भी 2a प्लस एन माइनस 1 डी आएगा। ठीक। अब अब देखो कईयों को लगेगा यहाँ पे तो 2 है, यहाँ पे एन माइनस 1 कैसे आ गया। देखो इसको हम यहाँ पे रफ में बता दे रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखो कहा गया कि a प्लस डी प्लस ए प्लस एन माइनस 2d, ऐसा कुछ लिखा गया है। ठीक। अब यहाँ पे देखो ये ए और ये ए मिलकर 2a बना रहे हैं। ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाए डी प्लस एन माइनस 2d बचा। ठीक। अब यहाँ से देखो 2a, अगर इसे n माइनस 2 को अगर हम n माइनस 1 के टर्म में लिखे तो हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक। ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है। n माइनस 1 माइनस 1d ऐसा लिख सकते हो। ठीक। अब अगर हम केवल इसमें मल्टीप्लाई कराएं डी का तो ये क्या हो जाएगा 2a प्लस डी प्लस एन माइनस 1 डी और इधर माइनस डी बच जाएगा। ठीक है। और इस डी से इस डी को कैंसिल कर दोगे तो 2a प्लस एन माइनस 1d आ जाएगा। ठीक। तो किस तरीके से ये आया ये भी समझ में आ गया होगा। अब यहां से देखा हमने इसी तरीके से इसको करोगे यहाँ पे 2d आ जाएगा, n माइनस 1 माइनस 2 करोगे। ठीक है। इस कंडीशन में तीसरे वाले में क्या करोगे यहाँ पे 2a प्लस डी प्लस एन माइनस 3d होगा, उसे क्या करोगे एक तो 1 बनाओगे एक को यहाँ पे 2 बना दोगे। ठीक है। इस 2d का मल्टीप्लाई कराओगे यहाँ पर भी जो 2d होगा वो 2d कैंसिल होके 2a प्लस एन माइनस 1d बनाएगा। ठीक। इसी तरीके से यहाँ पर करोगे सब में यही आना है। ठीक। हमने यहाँ पे एसएन तो निकाला, इन दोनों का हमने क्या किया है सम किया है। ठीक। अब एक टर्म यहां से आपको ये भी देख लें कि जो टी एन होता है टी एन प्लस 1 माइनस टी एन जो होता है वही आपका कॉमन डिफरेंस होता है। ये भी आप नोट करके चलिएगा। कॉमन डिफरेंस मतलब क्या है, इसका सम अगर हम इससे इसको घटा दें, देखो इससे इसे घटाओ क्या मिलेगा, देखो a प्लस 2d माइनस ए प्लस डी, ए से ए कैंसिल हो गया, डी और डी क्या बनेगा यहाँ पे 3d आया। ठीक। ये क्या है आपका कॉमन डिफरेंस। अगर हम इन दोनों से हमने पहली बार निकाला ना, अगर हम इन दोनों से निकालें a प्लस 3d माइनस ए प्लस माइनस ये भी माइनस होगा ना। ठीक है। ए प्लस बन जाके ये बन जाएगा माइनस, यहाँ से 3d तो नहीं आना, ये क्या हो जाएगा a प्लस 2d माइनस ए प्लस डी था। ठीक। तो ये क्या होगा a प्लस 2d माइनस ए माइनस डी हो जाएगा। ठीक है। ए से ए कैंसिल हो गया, इस डी से इस डी को कैंसिल कर दी थी, यहाँ पे डी बचा। ठीक। अब अगर हम इन दोनों का ले, पहले इन दोनों का कॉमन डिफरेंस कितना मिल गया डी मिल गया। अगर हम इन दोनों का कॉमन डिफरेंस लें तो आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म घटाना था। आगे वाले टर्म में क्या है ए प्लस 3d माइनस ए प्लस 2d है। अब देखो यहां से जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस हो जाएगा ए प्लस 3d माइनस ए माइनस 2d। ठीक है। 2d से 3d कैंसिल हो गया, बचा d, a से a कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी d बचा। मतलब कि एक कॉमन डिफरेंस है इन सभी नंबर्स के बीच में, चाहे हम इसकी बात कर ले, इसकी बात कर ले या फिर इसकी बात कर ले। आगे जब भी बढ़ते जाओगे केवल डी 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 मिलेगा। तो टी एन प्लस 1 मतलब आगे वाले टर्म से अगर हम पीछे वाले टर्म को घटाएंगे तो वहां पे हमें कॉमन डिफरेंस डी मिलना है। ठीक। कॉमन डिफरेंस डी मिलना है, इसे हम इरेज कर दे रहे हो दिया, तो लिखे रहने थे ना। तो ये हमें बताना था आपको। अभी हम बात किसकी कर रहे थे, इन सब का सम का। ठीक। तो यहां से एस एन बराबर क्या मिल गया, एस एन इक्वल टू क्या मिल गया 2a प्लस एन माइनस 1d प्लस 2a प्लस एन माइनस 1d अप टू कहाँ तक प्लस 2a प्लस एन माइनस 1d तक बाई 2 मिल गया।
अब मेन बात आती है इसका सम कैसे निकालोगे। ठीक, अगर हमें इसका सम निकालना है तो हम सम कैसे निकाल सकते हैं। एस एन क्या होगा, या टू को एक बाहर ही लिख लो, ठीक है। एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन बाई टू, यहाँ से टू ए हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, अब जितने टाइम्स होंगे उतने में मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने 100 वाला जो एग्जांपल लिया था, एस एस इक्वल टू, हमने क्या माना, मान ली इसे ये एस 100 था, ऐसे एन की वैल्यू 100 दी गई थी, ठीक है। यहाँ पे ये एस एन है, ठीक। एस एन इक्वल टू कितना था, एन इक्वल टू 100 दिया गया है, ठीक। एन 100 का मतलब क्या हुआ, एस एन मतलब क्या हुआ कि एक से लेकर के 100 तक आपको सम करना था, 1 2 3 4 5 2 अप टू 100 तक। तो ये एस एन की वैल्यू हम क्या लिखते थे, यहाँ पे एस 100 लिखेंगे, ठीक। एस 100, फिर नीचे भी एस 100 लिखेंगे, नीचे वाले में क्या था, उल्टा लिखते थे, 100, फिर 99, फिर 98, फिर 97 अप टू 1 तक लिखते थे। इन दोनों का जब सम करते थे आपको 101 मिलता था हर समय, ठीक। अब हमने क्या किया था, जब इसको सम किए तो ये 2 SN आ जाता, ये मतलब 2S100 आएगा, ठीक। अब S100 इक्वल टू क्या आएगा, 101 इंटू जितने टाइम्स थे, कितने टाइम्स थे, एन टाइम्स थे, एन कितना है, 100 है, तो यहाँ पे 100 अपॉन 2। तो इस तरीके से हम लोग निकालते थे। वही यहाँ पे देखो, ये कितने टाइम्स होगा, एन टाइम्स होगा, ठीक। उसी का मल्टीप्लाई इसमें हो गया, और इसे हम यहाँ से जो 2SN था इस यहाँ वाला, ठीक है, 2 को इधर लेके चले आए तो ये अपान में आएगा, इसको हम बाहर लेके चले आए तो एन बाई टू इंटू 2A प्लस एन माइनस 1 डी आया, जो कि आपको पता होगा ऐसा कुछ होता था कब, कब होता था, जब हम लोग वहां पे पढ़ते थे, ठीक है। ये वाला टर्म एस एन की वैल्यू यहां से हमने प्रूव भी कर ली, ठीक। प्रूविंग इसका यही था, जो कि हमने प्रूव भी कर लिया है, ठीक। जो काम की बात नहीं है उसे हम इरेज कर ले रहे हैं, इसको हम पीछे लिख दिए थे ना, इसे हम यहाँ से हटा दे रहे हैं। तो एस एन की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई। अब देखो, जो एस एन है इसे हम क्या और लिख सकते हैं, ठीक। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एस एन इक्वल टू एन माइनस टू, ये टू है, इस टू को अगर हम बाहर ला दें, ठीक, इस टू को अगर हम बाहर ला दें तो ये तो कट जाना है, इसे हम और क्या लिख सकते हैं, ठीक। एन माइनस टू या एन बाई टू, 2A, ये भी अभी रहने दो ना, 2A प्लस एन माइनस 1D। एन माइनस 1D क्या था आपका, एन माइनस 1D। पहले तो इसे एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं ना, एक बार तो लिख दिए तो क्या मतलब उससे लिखने का। तो एस एन इक्वल टू हमें क्या मिल गया, एन बाई टू, और ये 2A प्लस एन माइनस 1D जो है वो क्या है, अगर हम ए को इधर से हटा दें, इसे हम ऐसा कुछ लिख दें, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर आपको ये कुछ नजर आ रहा होगा, ये नजर क्या आ रहा है, ये तो हमारा लास्ट ही टर्म तो है, ये वाला A प्लस N माइनस 1D, ठीक। तो ये हमारा लास्ट टर्म हो गया, तो इसे हम ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस, दिस टर्म को अगर हम एल मान लिए, एल, एल मतलब लास्ट टर्म, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस एल हो जाएगा, ये हमारा दूसरा फार्मूला हो गया इसका, ठीक है। साथ ही साथ हम प्रूव भी करते हुए चल रहे हैं कि ये फार्मूले आ कहां से रहे हैं, ठीक, ठीक है। तो यल, यल क्या है आपका यहाँ पे, यल स्टैंड फॉर, यल, यल है क्या यहाँ पे, अरे यार, यल क्या है यहाँ पे, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म,
ठीक है, आपको ये समझ में भी आया है। हमने इसका डेरिवेशन कैसे किया, एक एग्जाम्पल से भी समझाया कि काउंटिंग नंबर इसे किसने दिया था, जिनका जो साइंटिस्ट थे उनके बचपन की कहानी जो इसी के ऊपर बेस्ड थी। ठीक है, उसने क्या किया था कि उन्होंने जो भी थे उनका नाम नहीं याद आ रहा है अभी, चार्ल्स कुछ करके था। ठीक है, जो भी होगा इसका नाम, उनका नाम। तो उन्होंने क्या किया था कि उनको उनके जो टीचर्स थे, वो टीचर ने क्या किया था, ये बताया वो कहीं जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि आपको 1 से 100 तक आपको सम करना है। वो लोग छोटी क्लास में थे तो उन्होंने क्या किया, सभी बच्चे क्या कर रहे थे, 1 2 3 ऐसे ऐड कर रहे थे। ठीक, बट वो जो साइंटिस्ट या मैथमेटिशियन थे, उनका नाम जो चार्ल्स करके था, कुछ याद नहीं आ रहा हमें, तो उन्होंने क्या किया कि पहले उसने ऐसा कुछ लिख लिया, फिर उल्टी का काउंट रिवर्स में लिख लिया, फिर इन दोनों को सम कर दिया। उन दोनों को सम करने से उसके वो डिजायर्ड वैल्यू मिल गई। ठीक, तो टीचर आए बाद में, जब उन्होंने सोचा था कि कोई बच्चा तो कर नहीं पाएगा, बट उनमें से एक था जो मैथमेटिशियन थे, उन्होंने क्या किया, उसे इस तरीके से सॉल्व किया। ठीक, वही तरीका हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ऐसा बताया जाता है। ठीक है, कहानियों में। तो हमने यहाँ पे दो प्रूविंग भी कर ली है। अब हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा है आज के लिए, केथ टर्म फ्रॉम एंड ऑफ एन एपी। ये क्या होता है, केथ टर्म फ्रॉम एंड एन एपी, ये क्या है, इसकी हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। ठीक, देखो, केथ टर्म का मतलब क्या हुआ कि कोई एक टर्म है केथ। ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, वी हियर n इक्वल टू कितना है, 10 है। ठीक, अब आपसे पूछे कि इधर से अगर थर्ड वैल्यू जो है और इस इधर से थर्ड वैल्यू है, इन दोनों का अगर हम सम कर ले, ठीक है, के टर्म फ्रॉम इंड ऑफ एन एपी। देखो, जैसे हमने यहाँ पे 3 लिया और यहाँ से इधर से 3 लिया, इन दोनों का अगर हम सम करें तो 8 3 कितना आएगा, 11 आएगा। ठीक, इन दोनों का अगर हम सम करें 11 आएगा। ठीक है, वहीं पे अगर हम इन दोनों का सम करें, सेकंड लास्ट स्टार्टिंग सेकंड का, इसका भी सम 11 आ रहा है। तो ये है क्या, इसे हम यहाँ पे समझना है हमें। ठीक है, थोड़ा सा हम इसे और अच्छे से समझते हैं, फिर इसके बारे में लिखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे काउंटिंग नंबर लिखा, अब 1 to 10 लिखने पे n इक्वल टू 10 है। ठीक, हमने लास्ट से कोई एक नंबर लिया 8, ये थर्ड नंबर। ठीक है, ये क्या है, लास्ट से हमने कोई नंबर लिया, लास्ट से तीसरा। ठीक है, लास्ट से तीसरा नंबर लिया, थर्ड नंबर। ठीक है, वो थर्ड नंबर क्या है, 8। ठीक, अब ये थर्ड क्या है, 8 है। अब इसे अगर हमें लिखना है n के टर्म में, हम इसे लिख क्या सकते हैं, n-3 प्लस 1 लिख सकते हैं। ऐसा कुछ लिख सकते हैं ना कि लास्ट से 3 है, n की वैल्यू 10 है ना, 10 रखोगे, 10-3 + 1 दैट्स इक्वल टू 8 होगा। ठीक, तो इसे हम लिख क्या सकते थे, n-3 + 1। अब किस साइड से इसे लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आगे से आ रहा है। ठीक है, तो इसे हम लिख क्या सकते हैं, फ्रॉम स्टार्टिंग। ठीक है, फ्रॉम स्टार्ट। अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो ये हमें मिल रहा है n-3 + 1। वहीं पे n की वैल्यू क्या थी, 10-3 + 1, और ये क्या दिखा रहा है, आपका एथ टर्म दिखा रहा है। ठीक है, फ्रॉम स्टार्ट। अब अगर हम देखें तो केथ टर्म क्या कहता है, केथ टर्म फ्रॉम एंड इन अ सीक्वेंस, केथ टर्म फ्रॉम, यही पूछा था ना मैं, केथ टर्म फ्रॉम एंड ऑफ एन
एपी, एपी मान लिए सीक्वेंस मान लिए, ठीक है। kth term from end in a sequence of nth term of n terms, ठीक है। तो वो क्या होगा, इज n प्लस n माइनस था, ठीक है, ये n माइनस के प्लस वन, ये टर्म है। ये क्या है, के है, के की वैल्यू यहाँ पे कितने थे, 3 थी, ठीक है। के एन माइनस के एन माइनस के प्लस वन थे टर्म, ठीक है। ये किस साइड था, फ्रॉम केथ टर्म, ठीक है, केथ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग मतलब स्टार्टिंग से, फ्रॉम स्टार्टिंग। तो टी के क्या होगा, टी टी के फ्रॉम एंड, वो क्या होता है, टी एन माइनस के प्लस वन होता है, किस साइड से, टर्म टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक। देखो इसका मतलब क्या है, समझने समझने वाली बात, kth टर्म फ्रॉम इंड एन इंड ऑफ एन एपी। हमने कोई एक नंबर लिया, कोई एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं ना, जहां पे एन की वैल्यू क्या है, 10 है। अब 10 है, इसका मतलब पहले देखो ये एपी है, एपी है क्योंकि इन दोनों का सम देखोगे, इसमें से इसको घटाओगे तो वन आना है, इसमें से इसको घटाओगे तब भी वन आना है, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे, मतलब टी एन प्लस वन माइनस टी एन इक्वल टू डी मिलता था, ठीक है। यहां पर भी भाई ये अगर इसे टी एन माने तो इसे टी एन प्लस वन आगे वाली टर्म, ठीक। तो ये टू है, टू माइनस वन दैट्स इक्वल टू वन। फिर इन दोनों का कॉमन डिफरेंस वन आया, इन दोनों का देखें तो थ्री माइनस टू, वो कितना आया, वन आया, ठीक है। यहाँ पर देखिए फोर माइनस थ्री, यहाँ पर वन, मतलब ये एपी तो है, ठीक, एपी तो है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमें एट एट हमने कोई एक टर्म उठाया, एट्थ वाला, एट्थ वाला क्या इधर से तीसरा है, ठीक। और इधर से देखें तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, आठवां टर्म है। तो लास्ट से तीसरा जो हुआ तो वो एन माइनस थ्री प्लस वन लिखा हमने, ये थ्री ही हमारा क्या है, के है, मतलब के वाले टर्म को हमने यहाँ पे देखा। अब आगे से अगर देखें तो एन माइनस थ्री कर दोगे अगर, तो ये एन माइनस थ्री मतलब टेन माइनस थ्री दैट्स इक्वल टू सेवन, तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। अगर हम आगे से देखें तो अगर हम इसे थर्ड के टर्म में लिखना है तो हम क्या करेंगे, इधर तो लिखे एन माइनस थ्री, ये तो सेवन हो गया, बट हमें चाहिए एट, तो एक उसमें ऐड कर दिए तो वो स्टार्टिंग से हो जाएगा, ठीक है। तो kth term from in a sequence of terms is n minus k plus one term from starting। तो इसी से t के फ्रॉम इंड जो हुआ होता है वो t n माइनस k प्लस वन टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग होता है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स और जो आपको क्लियर करने हैं, ठीक। वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं, इस यहाँ पे देखते हैं। हमने यहाँ पे देखा कि टी के फ्रॉम इंड जो मिला, टी के फ्रॉम इंड इक्वल टू क्या मिला था, ए, इसे हम लिख क्या सकते हैं, ए, वो क्या था, दिस मतलब ए प्लस एन माइनस के प्लस वन माइनस वन, ऐसा कुछ लिख सकते हैं, ठीक। इंटू डी, इंटू डी, टी के फ्रॉम इंड, टी के फ्रॉम इंड, वो क्या हो गया, ए प्लस एन माइनस के डी, ठीक है, ये एक तो एक कट गया। तो टी के फ्रॉम स्टार्टिंग क्या हो जाएगा,
स्टार्टिंग इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस के माइनस 1D। अब अगर इन अब हम अगर हम क्या करें, इन दोनों को सम कर दें, एंड और इन दोनों को अगर हम सम कर दें, ठीक है, टी के फ्रॉम इंड, भी थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा, इसे हम अभी फिर से समझा दे रहे हैं, ठीक है। टी के फ्रॉम इंड, टी के फ्रॉम स्टार्टिंग, स्टार्टिंग तो वो क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस के डी प्लस ए प्लस के माइनस के माइनस 1D, ठीक है, के माइनस 1 इंटू डी, ठीक, यही है हमारा, ये टी के फ्रॉम इंड एंड टी के फ्रॉम स्टार्टिंग। अब इन दोनों को अगर सम करोगे तो ए प्लस ए, एक साइड लिखिए, ठीक, और इधर क्या आ जाएगा, एन माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा, ठीक। ये फिर ये माइनस के ये प्लस के दोनों कट जाएंगे, या एक बार लिख ही लो जिसको कंफ्यूजन हो रहा हो। तो ये ए हो गया, एन माइनस, या ओपन करोगे फिर से कटने नहीं है, ठीक है, ज्यादा स्टेप बढ़ाने का कोई मतलब नहीं। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी मिलेगा, इधर को यहाँ पे माइनस के मिल जाएगा, इधर प्लस के डी मिल जाएगा, इधर माइनस के डी मिल जाएगा, तो दोनों कैंसिल होना है, ठीक। फिर क्या मिल गया, 2a प्लस एन माइनस 1, या फिर इसे हम ऐसा भी लिख दें कि a प्लस, ये वाले टर्म तो हमने अभी पीछे देखा, तो इसे हम लिख क्या सकते हैं, a प्लस एल लिख सकते हैं। तो ओवरऑल जो हमें मिला क्या, कि टी के फ्रॉम एंड प्लस टी के फ्रॉम स्टार्टिंग, वो क्या होता है, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, टी के फ्रॉम एंड एंड टी के फ्रॉम स्टार्टिंग, जो हमें मिला वो क्या है, ए प्लस एल मिला है, जो हमने आपको पीछे बताया। देखो, मान ली के की वैल्यू 3 है, के मतलब क्या है, कोई एक नंबर को पॉइंट करके दिखाया गया कि ये थर्ड वाली टर्म है, ठीक है। मान ली कि हमने यहाँ पे थर्ड टर्म लिया, ठीक है, थर्ड टर्म क्या है, यहाँ पे 3 है, पीछे से थर्ड टर्म कौन सा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये आपका थर्ड हो गया, थर्ड टर्म आया। अगर हम ये आगे वाले टर्म को और पीछे वाले टर्म को दोनों को जोड़ दें, तब एक कांस्टेंट नंबर 11 आ रहा था, ठीक है। वहीं पे अगर हम इसे और इसे जोड़ दें तब भी 11 आएगा, सेकंड और सेकंड को जोड़ दें तब भी 11 आ रहा है। इसका मतलब हमने यहाँ पे देखा कि टी के फ्रॉम एंड एंड टी के फ्रॉम स्टार्टिंग, दोनों की वैल्यू ए और एल के बीच बराबर आती है। ए और एल का मतलब क्या हुआ, स्टार्टिंग वाला नंबर और लास्ट वाला नंबर दोनों को जोड़ दे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी इक्वल टू 10 दिया गया था, ठीक। हमने 1 को जोड़ा और 10 को जोड़ा, इधर फर्स्ट वाला इधर से फर्स्ट वाला, मतलब ये स्टार्टिंग वाला हो गया और ये लास्ट वाला फर्स्ट हो गया, दोनों को जोड़ा तो 11 आया, ठीक। इधर से जोड़ा सेकंड और इधर से 9, मतलब दोनों सेकंड वाले टर्म, पीछे से भी और आगे से भी, यहाँ पर भी 11, 3 और 8 जोड़ा, यहाँ पर भी 11, 4 और 7 जोड़ा, यहाँ पर भी 11, मतलब हमने यहाँ पे देखा कि एक कांस्टेंट टर्म आ रहा है, टी के फ्रॉम एंड एंड टी के फ्रॉम स्टार्टिंग पे ए प्लस एल लगाते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि सम ऑफ इक्विडिस्टेंट इक्विडिस्टेंट टर्म्स फ्रॉम beginning from beginning and end in an AP is constant, वो कांस्टेंट होता है, एंड इज इक्वल टू
सम ऑफ किसके सम, ए और एल के, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट एंड सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, ये हमने यहां से देखा। ठीक, अब आप इसे अच्छे से समझ लीजिएगा, इसका मतलब यहाँ पे है क्या। हमने यहाँ पे बताया कि कोई टिकट की टर्म है, अगर हम उसे इंड से और स्टार्टिंग से जोड़ेंगे तो वो हर समय फर्स्ट और लास्ट टर्म के सम के बराबर आ जाता है। ठीक, हमारा मेन मोटिव यही था, आपको समझाना। ठीक, अब ये तो हमें समझ में आ गया कि ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमने लिखा 2 4 6 8 10 11 10 पर 12 एक पैटर्न फॉलो कर रहे थे ना एपी में। 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28, मान लीजिए ये इतने टर्म्स हैं। अब अगर हम यहां से देख रहे हैं कि जो ये वाला टर्म है, ये वाला टर्म मतलब ये वाला, और इधर से ये लास्ट वाला, इन दोनों का अगर हम सम निकालें, इन दोनों का सम निकाल लें तो वो क्या आ रहा है, इधर ऐड करने पे 2 + 28 दैट्स इक्वल टू 30 आ रहा है। अब वहीं पे अगर हम ये 8 वाला टर्म का 8 वाले टर्म का क्या ले लें, समीशन, मतलब कि ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, स्टार्टिंग से फोर्थ 1 2 3 4, लास्ट से फोर्थ, हमने इन दोनों का अगर हमने क्या लिया, सम लिया, हमने इन दोनों का सम लिया तो ये क्या आ रहा है, 8 + 22 दैट्स इक्वल टू 30। वहीं पे हमने क्या किया, अगर फिफ्थ और 1 2 3 4 फिफ्थ इस साइड से ले लिया, तब भी यहां पे क्या आ रहा है, सम करने पर 10 + 20 दैट्स इक्वल टू 30, एक कांस्टेंट टर्म आ रहा है। तो अब चाहे ऐसा भी हो सकता है कि एक ही नंबर आ, जैसे 2 4 6 8 और 10 हमने यहाँ पे लिखा। अब यहाँ से इधर से आगे से तीसरा ले लिया और पीछे से भी तीसरा, तो इधर क्या आ जाएगा, देखो आगे से भी तीसरा तीसरा और पीछे से भी तीसरा, तो हमारा 6 ये नंबर होगा। अब इसका अगर सम निकालोगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इधर 6 + 6 वो कितना हो जाएगा, 12। वहीं पे अगर इन दोनों का फर्स्ट और लास्ट कर लोगे, ठीक है, अब वहीं पे अगर हमने फर्स्ट और लास्ट का सम लिया तो इधर की देखो क्या मिल रहा है, इधर फर्स्ट और लास्ट में भी 2 + 10 दैट्स इक्वल टू 12 मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें यही समझना है कि जब भी कोई टी के टर्म की बात करेगा, उन दोनों का सम स्टार्टिंग से और एंड से, तो उस कंडीशन में वो उन ए और एल के बराबर होगा, उन दोनों के समीशन के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कहा गया यार, ये kth टर्म फ्रॉम एंड ऑफ एन एपी, ये भी हमने समझा। kth टर्म फ्रॉम एंड एन एपी ऑफ nth टर्म इज n - k + 1th nth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। तो टी के फ्रॉम एंड क्या मिला, t n - k + 1 टर्म्स फ्रॉम स्टार्टिंग। इसके बाद हमने इसे सॉल्व भी किया इंड से और स्टार्टिंग वाला लिख के, दोनों को सबमिशन करने पे हमें काट पीट के a + l मिला। ठीक, तो टी के फ्रॉम एंड और टी के फ्रॉम स्टार्टिंग को हम क्या लिख सकते हैं, a + l लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा गया है पूरा डिस्क्रिप्शन में।
तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप इसे रिवाइज करके चलिएगा और होमवर्क आपको कल से मिलना शुरू हो जाएगा।